यहाँ पर आ जाते हैं एकाधिकार प्रतियोगिता, कीमत एवं उत्पादन निर्णय। अभी पूर्ण प्रतियोगिता पढ़ा था, फिर एकाधिकार पढ़ा, एकाधिकार के अंतर्गत सार्वजनिक एकाधिकार पढ़ा, अब एकाधिकार प्रतियोगिता पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। अब देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता एवं एकाधिकार बाजारी संरचना की चरम स्थितियां होती हैं। मतलब कम या अधिक प्रतियोगिता वाले युक्त बाजार होते हैं। यहाँ पर या तो कंपटीशन ज्यादा होता है या कम होता है, जहां पे जो विक्रेता होता है, बेचने वाला, अपनी वस्तुएं बेचने के लिए कड़ी प्रतियोगिता करता है। कंपटीशन बहुत हार्ड होता है, टफ होता है। और इस प्रकार बाजार संरचना के एक छोर पर पूर्ण प्रतियोगिता है तो दूसरे छोर पर एकाधिकार। यही है पूर्ण प्रतियोगिता में एकाधिकार। पूरे बाजार का संरचना, बाजार संरचना का मतलब क्या, जहां क्रेता विक्रेता होते हैं, अपने उत्पादित वस्तुओं को बेचता है, खरीदता है, और यहीं पर जब दोनों पर, एक छोर पर पूर्ण प्रतियोगिता और एक छोर पर एकाधिकार प्रतियोगिता आ जाती है। ठीक है, तो अपूर्ण प्रतियोगिता का मामला है ये। तो एकाधिकार प्रतियोगिता ऐसा बाजार है जहां बड़ी संख्या में फर्में आपस में मिलते जुलते लेकिन विभेदीकृत उत्पाद बेचती है, यानी थोड़ा सा अलग अलग, मिलती जुलती तो है। और साबुन, टूथपेस्ट, एसी आदि के बाजार एकाधिकार और प्रतियोगिता के उदाहरण यहाँ पर मिलते हैं। देखिए कितनी सारी साबुनें आती हैं, काम एक ही होता है लेकिन नाम अलग अलग होते हैं। बहुत सी तो कंपनियां एक ही, मतलब कि जैसे कि एक कंपनी हो गई, तीन तीन चार चार साबुनों को लॉन्च करती है और नाम अलग अलग रख देती है। यही विभेद कहलाता है, मिलते जुलते लेकिन विभेदीकृत उत्पाद बेचना होता है। तो ये देख लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ पर। ठीक है ना, एकाधिकार प्रतियोगिता की अवधारणा। अब एकाधिकार प्रतियोगिता, अब अभी तो हमने एकाधिकार सिर्फ देखा था ना, अब एकाधिकार के साथ में प्रतियोगिता। तो जहां पे कोई फर्म आसानी से प्रवेश करके अपनी ब्रांड या विभेदीकृत उत्पाद बेच सकती है, वो एकाधिकार प्रतियोगिता के अंतर्गत आ जाती है। जैसे जहां तक किसी ब्रांड विशेष का प्रश्न है, वहां तक एकाधिकारी शक्ति को प्रयुक्त करती है। क्योंकि बाजार में मौजूद विभिन्न ब्रांड एक दूसरे के निकट स्थानापन्न है और फर्म की एकाधिकारी स्थित अन्य फर्म से कड़ी प्रतियोगिता का सामना करती है। आप परफ्यूम पर का लेने गए और किसी ने, दुकानदार ने कहा, भैया पर का क्यों ले रहे हो, लो ना फॉग, फॉग ही तो चल रहा है, और आपने फॉग ले लिया। यही कहलाता है कड़ी प्रतिस्पर्धा, कि एकाधिकार और पूर्ण प्रतियोगिता दोनों वहां पे होती है, दोनों अपना सामान वहां पे बेचती है और यहाँ पे कीमतों में भी अंतर पाया जाता है। अरे भैया महंगा क्यों ले रहे हो, सस्ता वाला भी तो आया, सस्ता क्यों ले रहे हो, थोड़ा सा महंगा लो, अच्छा लो। ये चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो एकाधिकार प्रतियोगिता के उदाहरण है, डिपार्टमेंटल स्टोर में टूथपेस्ट खरीदने के लिए जाते हैं तो आपको पेप्सोडेंट, कोलगेट, दंत कांति, नीम बबूल जैसे ब्रांड दिखाई देते हैं। तो एक और जहां टूथपेस्ट के बाजार में सैकड़ों ब्रांडों के बीच प्रवेश करने की प्रतियोगिता की छूट होती है, वहीं दूसरी ओर किसी ब्रांड की विशिष्टता के कारण उसे एक सीमा तक एकाधिकारी शक्ति भी प्राप्त है। भैया नहीं, मैं तो हम यही यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि ब्रांड बहुत अच्छा है, नाम बोलते, नाम ही काफी है, वही चीज है, और जिसके तहत उस ब्रांड की अलग कीमत वसूली जाती, भले वो महंगा हो, नाम है ना। रेमंड्स क्या है, सियाराम, ये सूट जो सूटिंग सेटिंग यानी कपड़े जो आते हैं, ये ब्रांड है, ये जाने जाते हैं। जैसे आप ले लीजिए ना, चाय पीते हो आप, रेड लेबल ब्रांड है, ये थोड़ा महंगा है तो क्या हुआ, ताजमहल महंगा है तो क्या हुआ, अच्छा है, तो ये चीजें होती हैं। तो एक फर्म बाजार में लक्स नामक ब्रांड के साबुन की आपूर्ति करती है। बाजार में अनेक ऐसे फर्म है जो इसी प्रकार के अन्य साबुन बेचती हैं। ठीक है ना, रिक्सोना, रिले। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही कंपनी एक ही प्रकार की वस्तु अलग अलग ब्रांड नामों से अलग अलग कीमत पर उत्पादित करती है और बेचती है। इसके पीछे कारण क्या होता है, उत्पादक फर्मों का विचार ग्राहकों के बीच ब्रांड विशेष की ऐसी पहचान बनाना लगभग जो स्थायी हो, उन्हें ब्रांड बार बार खरीदने के लिए प्रेरित करे। तो इसे देखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है ये एकाधिकार प्रतियोगिता की अवधारणा और लक्षण क्या है। ठीक है, ओके, चलिए। एकाधिकार प्रतियोगिता की विशेषताएं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एकाधिकार प्रतियोगिता की, एकाधिकार की नहीं, कंफ्यूज मत होइएगा, एकाधिकार अलग है, एकाधिकार प्रतियोगिता अलग है। क्योंकि जहां पे एकाधिकार है वहां पे कोई प्रतियोगिता ही नहीं है, वो तो अकेला है। जहां पे पूर्ण प्रतियोगिता है, पूर्ण बाजार है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है, वहां पे एकाधिकार प्रतियोगिता, जहां पे कंपटीशन हो रहा है। अब कंपटीशन इसके साथ में, एकाधिकार के साथ में जुड़ गया। ठीक है ना, यहाँ पे मनमाना कीमत वसूल नहीं कर सकता, वहां तो मनमाना कीमत वसूल कर रहा था। तो ये है एकाधिकार प्रतियोगिता। सबसे बड़ी विशेषता लक्षण है, विक्रेताओं की बड़ी संख्या होती है। विभेदीकृत वस्तुओं का उत्पादन करने वाले विक्रेताओं की संख्या बड़ी होती है और उनके बीच कड़ी प्रतियोगिता भी होती है। विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, इसलिए बाजार
की जो कुल आपूर्ति होती है, तो कोई एक विक्रेता एक छोटा सा ही भाग उत्पादित करता है और विक्रेता अपने उत्पादन की कीमत पर पूर्ण नियंत्रण बनाए रखने की स्थिति में होता है। ठीक है ना, ओके। तो इसे देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा देख लीजिए, उत्पाद विभेद भी पाया जाता है, जो ऊपर हम पढ़ के आए हैं, अब यहाँ पे उसको अलग अलग करके दे रहा है। तो उत्पाद विभेद जो होता है वो एकाधिकारी प्रतियोगिता की अति महत्वपूर्ण विशेषता के अंतर्गत आ जाता है। उत्पाद विभेद क्या है, जस्ट अभी ऊपर हम आपको बता के आए हैं एज एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप इसे देख लीजिएगा। ठीक है ना, ओके। चलिए फिर नेक्स्ट क्या है, प्रवेश एवं बाहर मिलने की स्वतंत्रता। इसमें है बिक्री की लागतें क्या क्या है, विशिष्ट तत्व है एकाधिकार प्रतियोगिता का। पारस्परिक निर्भरता की अनुपस्थिति होती है, दो आयामी प्रतियोगिता होती है, समूह की अवधारणा, नीचे की ओर गिरता मार्ग वक्र, पूर्ण जानकारी का अभाव। ये विशेषताएं और लक्षण है एकाधिकारी प्रतियोगिता की। ठीक है, एज एग्जाम्पल पूछ सकता है कि एकाधिकार प्रतियोगिता से क्या समझते हैं, विशेषता को बताते हुए उदाहरण सहित लिखिए। तो उदाहरण आपको ब्रांड वगैरह का जो बता दिए। ठीक है ना, एकाधिकार प्रतियोगिता के अंतर्गत मार्ग वक्र नहीं देखेंगे क्योंकि इसमें अब कर्व आपके आ जाएंगे, वक्र आ जाएगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा। एकाधिकार प्रतियोगिता के अंतर्गत संतुलन कैसे होता है, कीमत एवं उत्पादन निर्धारण का। आप चाहो तो इसे देख सकते हो क्योंकि ये थ्योरी है और आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। एकाधिकार प्रतियोगिता के अंतर्गत संतुलन, कीमत एवं उत्पादन निर्धारण, यानी एकाधिकार प्रतियोगिता के अंतर्गत संतुलन तो कैसे होता है, किसके अंतर्गत, कीमत एवं उत्पादन के बीच में। तो देखिए एकाधिकार प्रतियोगिता के हम पढ़ चुके हैं और यहाँ पे बहुत सारी समस्याओं का सामना करती है। क्यों, क्योंकि जो पूर्ण प्रतियोगिता में नहीं पाई जाती है, और चूंकि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कोई भी ऐसी फर्म सामान्य से बाजार में मिली हुई होती है और इसलिए वे बाजार में प्रचलित कीमत का वस्तु की कितनी मात्रा में बेच सकती है। मतलब ये हुआ कि जो एकाधिकार प्रतियोगिता है वहां पे बहुत सारी सामना उसको करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, क्योंकि जो पूर्ण प्रतियोगिता में नहीं पाया जाता, पूर्ण प्रतियोगिता को सामना करना ही नहीं पड़ता है समस्याओं को, वो ऑलरेडी पहले से मौजूद है, वो प्रतियोगिता कंपटीशन में ही जी रही है। और पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कोई एक फर्म जो है सामान्य से बाजार में मिली हुई होती है, क्योंकि वो पहले से वहां पे अपने सामान को बेच रही है, तो वह बाजार में जो भी कीमत प्रचलित होती है तो वस्तु की कितनी ही मात्रा बेच सकती है। ठीक है ना, कितनी भी बेच दे, वो ऑलरेडी पहले से वहां पर है। लेकिन एकाधिकार जो है, अब वो जहां पे एकाधिकार खत्म हो गया, अब वो प्रतियोगिता करने आया, कंपटीशन करने आया, तो सीधी सी बात है सामना तो करना पड़ेगा। तो एकाधिकार प्रतियोगिता के अंतर्गत किसी फर्म का बाजार अपनी प्रतियोगी फर्मों से एक सीमा तक अलग अलग होता है और इसलिए उसकी बिक्री की मात्रा भी सीमित होती है, जो निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। तो एकाधिकार प्रतियोगिता के अंतर्गत संतुलन, कीमत एवं उत्पादन निर्धारण, तो यही सब लिखना है। और यदि क्वेश्चन पूछता है कि एकाधिकार प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म का बाजार अपनी प्रतियोगिता फर्मों से किस सीमा तक अलग होता है, कारक सही समझाइए, कारक लिखिए। यानी एकाधिकार प्रतियोगिता के अंतर्गत या एकाधिकार प्रतियोगिता में किसी फर्म का बाजार अपनी प्रतियोगी फर्मों से किस तरह से अलग होता है उसको समझाइए, कारक, उनके कारकों को बताइए, तो फिर ये लिखिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से भी क्रिएट हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछे जाते हैं। तो पहला वस्तु की कीमत, वस्तु के प्रकृति, विज्ञापन, परिव्यय, ये तीन चीजें हैं जिनसे मिलकर के ये कारक है जिसको प्रभावित करते हैं एकाधिकार प्रतियोगिता को। ठीक है, राइट। चलिए तो इसको देख लीजिएगा। जैसे एकाधिकार प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म संतुलन क्या है, फर्म का मार्ग वक्र नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। क्यों, क्योंकि एकाधिकार प्रतियोगिता के अंतर्गत जो बहुत और भी फर्में हैं एक दूसरे के निकट स्थानापन्न वस्तुओं को उत्पादन करती हैं। स्थानापन्न वस्तुओं का मतलब ये होता है ना, जो एक ही स्थान पर, मान लीजिए वहीं पे एकाधिकार जो प्रतियोगिता है वो वही वस्तु का उत्पादन कर रही है, बेच रही है, और वहीं पर दूसरी जो पूर्ण प्रतियोगिता वाली वो उद्योग है जो भी है वो वहां पर उसी वस्तु का उत्पादन कर रही है और उसको वहां पे बेच रही है। तो जब एक ही जगह पर दो प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट और दो अलग अलग कंपनियों द्वारा बनाए और बेचे जाते हैं, तो सीधी सी बात है वहां पर मांग वक्र नीचे की ओर गिरेगा। तो किसी एक फर्म के मांग वक्र की स्थिति एवं मांग की लोच प्रतियोगी स्थानापन्नों की उपलब्धता उसकी कीमतों पर निर्भर करती है। तो एक व्यक्तिगत फर्म के संतुलन समायोजन को सामान्य क्षेत्र, जिसका कि फर्म एक हिस्सा है, अलग अलग करके उसको परिभाषित नहीं कर सकते हैं। तो बाजार में फर्म के उत्पादन के निकट स्थानापन्न मौजूद है और इसलिए एकाधिकारी प्रतियोगिता की दशाओं के अंतर्गत एक फर्म की मांग काफी सीमा तक लोचदार होती है, घटती। लोच का मतलब होता है बढ़ना और घटना,
ठीक है ना, एक सी नहीं रहती है। तो एकाधिकार प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म अपने उत्पादन की विविधता पर एकाधिकारी नियंत्रण होता है, लेकिन उत्पाद के निकट स्थानापन्न मौजूद होने से प्रभावित होती है। देख लीजिएगा, अगर डायग्राम नहीं बना सकते हैं आप, ये नहीं बनाएंगे ना, तब भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे यदि आप थ्योरी में लिख देंगे थोड़ा भी, तो इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना, क्वेश्चन आता है। तो चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार एकाधिकार प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म पूर्ण प्रतियोगिता के बाद अल्पकाल में औसत लागत वक्र सापेक्ष मार्ग वक्र की स्थिति के अनुसार समान लाभ हानि उठा सकती है। तो इसे छोड़ दीजिए, अब इसे दीर्घ काल में दिया तो छोड़िए, क्योंकि वक्र वाले हैं तो इनमें टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, वक्र वालों में। चलिए, विक्रय लागतें और संतुलन क्या है। विक्रय लागतें किसी उत्पादन के मांग वक्र के स्तर या आकार में परिवर्तन के लिए व्यय ही विक्रय लागत है। मान लीजिए किसी उत्पाद के मांग, कोई उत्पादन है उसका मांग किया जा रहा है, जो मांग वक्र है उसके आकार में परिवर्तन हो रहा है, तो परिवर्तन के लिए जो व्यय किया गया, जो खर्च किया गया, वही विक्रय लागत कहलाता है। ये किसने परिभाषा दी है, E.H. चैम्बरलिन ने दी है। तो इसे देख लीजिएगा, एकाधिकारी स्पर्धा और अल्पाधिकार में विक्रय लागतों का बहुत महत्व होता है, और इन बाजारों में फर्मों को अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए विज्ञापन और प्रचार द्वारा स्पर्धा करनी पड़ती है, जैसे अजय टेलीविजन वगैरह में हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे एकाधिकार स्पर्धा और अल्पाधिकार में, एकाधिकार और अल्पाधिकार दो चीजों अब देखिए यहाँ पर आ गया है, ठीक है, राइट। उसे देख लीजिएगा, उत्पादक को केवल उत्पादन के स्तर और कीमत के निर्णय नहीं करने होते, उन्हें ध्यान भी रखना होता है कि लाभ को अधिकतम किस तरह से किया जाए, ज्यादा से ज्यादा लाभ किस तरह से कमाया जाए। विज्ञापन, प्रचार, इन सभी पर व्यय फर्म के लागत एवं आपूर्ति वक्र से जुड़े हुए होते हैं, और व्यय मांग को बढ़ाने में योगदान, व्यय यानी खर्च करना, जो ये खर्च करते हैं उसमें विज्ञापन पे, प्रचार पे, होर्डिंग्स वगैरह जो लगाते हैं, इन सभी चीजों पे। तो इसको देख लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है, ठीक है, ओके। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी तो फर्स्ट ही ब्लॉक चल रहा है, पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार एवं एकाधिकारिक प्रतियोगिता, एक तुलना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है कि पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार एवं एकाधिकारिक प्रतियोगिता में अंतर बताइए या एक तुलना कीजिए, या किस तरह से पूर्ण प्रतियोगिता एकाधिकार एवं एकाधिकारिक प्रतियोगिता से अलग है, ठीक है। चलिए, तो पहले संरचनात्मक विभिन्नता इनमें देखी जाती है, जिनको आप देख लीजिएगा। यानी पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत अनेक फर्में होती हैं, सजातीय वस्तु का उत्पादन करती हैं, यानी एक तरह की वस्तु का उत्पादन करती हैं। तो बाजार में प्रत्येक फर्म जो होते हैं छोटी होती है, और कीमत एवं उत्पादन मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। एकाधिकारिक प्रतियोगिता के अंतर्गत बहुत सी फर्में होती हैं जो विभेदीकृत उत्पाद, यानी एक दूसरे के निकट हुई होती हैं, वो उनको बेचती हैं। तो उत्पादन विभेद फर्म को कीमत एवं मात्रा पर कुछ नियंत्रण लगाने की शक्ति प्रदान करता है। तो मतलब यहाँ पर फर्म कीमत निर्धारक की भांति व्यवहार करती है। और पूर्ण प्रतियोगिता एवं एकाधिकारिक प्रतियोगिता में बाजार में फर्में प्रवेश करने और बाहर निकलने को स्वतंत्र होती हैं, और यह शर्त दीर्घकाल में लागू होती है। कि देख लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। संरचनात्मक विभिन्नता तो है ही है, पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकारिक प्रतियोगिता और वो अल्पाधिकारिक प्रतियोगिता जो होती है, एकाधिकारिक प्रतियोगिता जो होती है, इसमें क्या क्या फर्क है। संरचनात्मक विभिन्नता हो गई, तुलना किया है, फिर व्यवहार में भी विभिन्नता होती है। तो इसको आप देखिएगा, प्लीज पॉज कर लीजिएगा, थोड़ा देख लीजिएगा, अभी तो पूरी आपकी ब्लॉक बचे हुए, ठीक है, ओके। चलिए, फिर अनुकूलन क्षमता एवं अल्प अनुकूलन क्षमता, ये भी इसमें पाया जाता है। ये तुलना है, कंपेयरिंग किया गया है तीनों को, ओके। अभी अतिरेक सिद्धांत कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर क्वेश्चन सार संक्षेप आ गया तो एकाधिकारिक प्रतियोगिता बाजार, ऐसी बाजार संरचना जिसमें अनेक फर्में एक दूसरे से मिलता जुलता किंतु विभेदीकृत उत्पाद बेचती हैं एकाधिकारी में, और इस प्रकार से बाजार की मान्यताएं हैं, क्रेता विक्रेता की अधिक संख्या, विभेदीकृत वस्तुएं, फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश, बाहर निकलना आसान नहीं होता है, सभी फर्मों के लाभ को अधिकतम करने के लक्ष्य के साथ सभी इसमें लगे हुए होते हैं, ओके। चलिए, ये भी यूनिट फिनिश्ड हो गया। अब इसमें क्या कुछ इंपॉर्टेंट है क्या, अल्पाधिकार, कीमत एवं उत्पादन निर्णय। अल्पाधिकार क्या है, कुछ ही फर्में जो समरूप या विभेदीकृत उत्पाद बेचती है, एक तरह का या फिर अलग, ठीक है, बेचती है, से युक्त बाजार ही
क्या कहलाते हैं? अल्पाधिकार कहलाते हैं। तो जो फर्में समरूप या विभेदित उत्पाद बेचती हैं वो अल्पाधिकार हैं। यानी अल्पाधिकार बाजार संरचना विशुद्ध एकाधिकार एवं एकाधिकार प्रतियोगिता के बीच की स्थिति होती है, सभी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। और जहां बाजार पर कुछ ही फर्मों का प्रभुत्व होता है, उत्पादन की मात्रा जो होती है और वस्तु की जो कीमत होती है उस पर नियंत्रण होता है। ठीक है, उनका नियंत्रण होता है। अल्पाधिकार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अल्पाधिकार को देख लीजिएगा, तो यहाँ पर देख लीजिए समरूप वस्तुएं होती हैं और विजातीय उत्पाद भी होता है, दोनों चीजें इसमें होती हैं। अल्पाधिकार बाजार के लक्षण कौन कौन से हैं? कुछ ही यहाँ पे विक्रेता होते हैं क्योंकि विक्रेताओं की संख्या कम होती है, और जबकि क्रेताओं की संख्या अधिक होती है। बेचने वाले की संख्या कम, खरीदने वाले की ज्यादा होती है। तो बाजार पर कुछ ही फर्मों का प्रभुत्व यहाँ पर देखने को मिलता है और कीमत पर नियंत्रण भी रहता है। पारस्परिक निर्भरता भी यहाँ पर देखने को मिलती है। विक्रेता को प्रतियोगी फर्मों के किसी भी निर्णय के प्रति हमेशा सजग रहना पड़ता है, तैयार रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बाजार में फर्मों की संख्या सीमित होती है। तो कोई एक फर्म कीमत में परिवर्तन करती है, विपणन का योजना प्रारंभ करती है, तो अन्य फर्मों को भी प्रतियोगिता में बने रहने के लिए भी उनके निर्णय को स्वीकार करना पड़ता है। राइट। विज्ञापन, विज्ञापन के अंतर्गत भी अधिकाधिक ग्राहकों तक पहुंचने के लिए, ग्राहक का आधार बढ़ाने के लिए लोग विज्ञापनों का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे एक प्रतिस्पर्धा बनी होती है, प्रतिस्पर्धा होती ही है। ठीक है ना, बाजार में कुछ ही फर्में होने के कारण इनके बीच प्रतिस्पर्धा होना स्वाभाविक है, और किसी एक फर्म के लिए किसी निर्णय का प्रभाव अन्य फर्मों पर भी पड़ना स्वाभाविक है। फर्मों का प्रवेश एवं बाहर निकलना, अल्पाधिकार बाजार में कोई भी फर्म स्वेच्छा से कभी भी बाहर निकल सकती है, लेकिन नई फर्म के प्रवेश में बहुत सारी मुश्किलें यहाँ पर सामने आती। क्यों आती हैं? क्योंकि सरकार से लाइसेंस प्राप्त करना होता है, पेटेंट का अधिकार प्राप्त करना होता है, पहले से कार्यरत बड़ी फर्मों को प्राप्त पैमाने की बचतें यहाँ पर देखनी पड़ती हैं, और बड़े स्तर पर पूंजी की आवश्यकता होती है, जटिल प्रौद्योगिकी होती है। तो क्वेश्चन एक देखिए यहाँ पे, ये तो है अल्पाधिकार बाजार के लक्षण विशेषता क्या है। इसके साथ में इससे आपसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन कौन सी बाधाएं आती हैं बाहर निकलने के लिए, क्योंकि अंदर तो आ सकते हैं, ठीक है ना, राइट। फर्म के प्रवेश में बाहर तो जा सकते हैं, लेकिन अंदर आने में बहुत मुश्किलें होती हैं, और ये यहाँ पे बाधाएं मुश्किलें हैं। ठीक है ना, अंदर आने में तो देख लीजिएगा। चलिए, और एक रूपता का अभाव पाया जाता है। चलिए अब यहाँ पर छोड़ देते हैं। अब क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है? अल्पाधिकार के अंतर्गत कीमत एवं उत्पादन निर्धारण, इसको हम नहीं लेंगे। हाँ, क्रूनो प्रतिमान क्या है? पूर्णो प्रतिमान, ये देख लीजिएगा। प्रतिमान, पूर्णो प्रतिमान क्या है, इसे देख लीजिएगा। हो सकता है कि यहां से एक क्वेश्चन पूछ ले। 1838 में आगास्टिन कुर्नो ने द्वयाधिकार का एक सरल प्रतिमान प्रतिपादित किया, जिसको द्वय अधिकार का प्रतिमान भी कहते हैं। ठीक है ना, और जिसे आज भी अल्पाधिकार का मानक प्रतिमान माना जाता है। तो अब क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन आपसे द्वयाधिकार का प्रतिमान भी पूछ सकता है, पूर्णो प्रतिमान भी पूछ सकता है, और साथ ही साथ में अल्पाधिकार का मानक प्रतिमान भी पूछ सकता है। तो क्या है ये प्रतिमान? उद्योग में केवल दो ही फर्में हैं मान लीजिए, और जो एक जैसी वस्तु बनाती हैं, जिसमें विभेद यानी अंतर नहीं किया जा सकता है, और का उत्पादन कर रहे हैं। तो ऐसे उद्योग जो दो फर्में हैं, मान लीजिए उद्योग है जिसमें दो ही फर्में हैं, एक जैसी वस्तु बना रही हैं, उनमें कोई भी अंतर नहीं है, उसका उत्पादन कर रही हैं। पहली मान्यता कोर्नो का प्रतिमान का। दूसरा, बाजार में ऐसी अन्य कोई फर्म नहीं है जो इसी प्रकार की वस्तु का उत्पादन कर रही हो। अब उद्योग में तो दो फर्में थी, बाजार में कोई ऐसी नहीं है। फिर बाजार में कोई अन्य फर्म प्रवेश नहीं करेगी, जो पहले से फर्म दो है वही सिर्फ यहाँ पे रहेंगी, दूसरी तीसरी फर्म यहाँ पे नहीं आएगी। और यहाँ पे दुरभिसंधि प्रतिबंधित है, यानी फर्में आपस में मिलकर व्यापार संगुट नहीं बना सकती हैं। एक ये भी है। चार चीजें इसमें मान्यताएं हैं। आपके अल्पाधिकार का मानक प्रतिमान या कोर्नो प्रतिमान को देख लीजिए क्या कहलाता है। अब यहाँ पे शर्तें दी हुई हैं, आप इनको देख लीजिएगा। वही है, प्रत्येक फर्म उत्पादन की एक मात्रा का चयन करती है, सभी फर्में इस प्रकार का चयन करती हैं, केवल एक स्तरीय खेल तक सीमित होता है, फर्मों की लागत संरचना की जानकारी सबको पता है। ये कोर्नो प्रतिमान है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। ठीक है ना, कोर्नो प्रतिमान क्या है। अब थ्योरी मैंने बता दिया, अगर इसमें ये आता कर्व का वक्र का, तो फिर मैं इसको कुछ नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, ओके। चलिए, ओके, चलिए, ये हो गया कोर्नो प्रतिमान आपका।
एक स्कैटल वर्ग प्रतिमान भी है, इसे आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। स्टैकल वर्ण प्रतिमान भी है, इसे भी आप देख लीजिएगा। ये भी कूर्णो प्रतिमान की भांति ही है। कूर्णो प्रतिमान की तरह इस प्रतिमान में भी फर्में अपने द्वारा उत्पादित की जाने वाली मात्राओं का चयन करती हैं, ठीक है ना। हालांकि वे एक साथ नहीं करती, अभी कूर्णों में एक साथ कर सकती हैं दो फर्में। एक फर्म को ऐसा निर्णय लेने का विशेषाधिकार होता है, उसमें दो फर्म को भी निर्णय लेने का विशेषाधिकार था। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है, इसको देख लीजिएगा। ओके, चलिए चलिए, तो ये जो है शायद अब इसको फिनिश्ड होना चाहिए। ओके, सारी पीडीएफ थोड़ी सी वो हो गई। चलिए, संयोगात्मक बनाम असंयोगात्मक व्यवहार, इसे छोड़ दीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, थोड़ा सा कम कर देती हूँ, जब कुछ आएगा तब फिर मैं जूम कर दूंगी। अच्छा, अल्पाधिकार बनाम संगुट सिद्धांत क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अल्पाधिकार का जो व्यापार संगुट सिद्धांत, ये संगुट सिद्धांत पूछेगा, देख लीजिएगा, जो हम ऊपर भी थोड़ा सा कूर्णो प्रतिमान में संगुट शब्द को देख के आ चुके हैं। व्यापार संगुट को उत्पादन की मात्रा तथा कीमत निर्णय हेतु फर्मों के एक समूह के आपस में मिल जाने के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये व्यापार संगुट क्या है? व्यापार संगुट सिद्धांत एक्चुअली जब उत्पादन की जो मात्रा होती है और कीमत होती है, और जब इसका निर्णय लिया जाता है कि मात्रा और कीमत का उत्पादन में, तो फर्मों के एक समूह के आपस में मिल जाने के रूप को, यानी कि बहुत सारी फर्में हैं किसी वस्तु का उत्पादन कर रही हैं, अब उनको उसकी मात्रा और कीमत का निर्धारण करना है, तो अब ये एक साथ मिल रही हैं कि क्या मात्रा रखी जाए, क्या कीमत रखी जाए। ये संगुट सिद्धांत कहलाता है। जो दशाएं अल्पाधिकारी बाजार को ऊपर उठने में सहायक हैं, और वही दशाएं व्यापार संगुट के गठन के लिए भी उत्तरदायी बनती हैं। तो व्यापार संगुट उन्हीं बाजार में गठित हो पाता है जहां फर्मों की संख्या कम होती है, और हम प्रतिमान में देख के आए हैं कि फर्मों की संख्या 2 होती है, ठीक है ना। तो प्रत्येक फर्म का बाजार में हिस्सा महत्वपूर्ण होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यापार संगुट अवैध है, किंतु अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार संगुट के बनने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन सर्वाधिक शक्तिशाली अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगुट है, ठीक है ना। ओपेक के सदस्य देश के प्रत्येक के द्वारा उत्पादित की सकने वाली मात्रा के बारे में निर्णय करने के लिए समय समय पर आपस में मिलते हैं। जैसे तेल वगैरह का उत्पादन होगा जिन जिन देशों में होता है मान लीजिए, तो ये क्या करते हैं, आपस में मिलते हैं और एक फिक्स रेट रखते हैं कि तेल की रेट जो है कीमत है वो क्या रखी जाए। तो व्यापार के लिए आपस में मिलना, उसके बारे में राय मशवरा करना कीमत के लिए, ये व्यापार संगुट कहलाता है। अब ये अल्पाधिकारी फर्म में क्यों है? तो अल्पाधिकारी फर्में अपनी बाजार ताकत को बढ़ाने के लिए व्यापार संगुट से जुड़ती हैं, ताकि बाजार में उनकी स्थिति मजबूत हो। और व्यापार संगुट के सदस्य जो हैं संयुक्त रूप से उत्पादन के स्तर और प्रत्येक सदस्य द्वारा उत्पादित की जा सकने वाली मात्रा का निर्धारण करने के लिए एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। एक साथ मिलकर कार्य करने से सदस्य एकाधिकारी के रूप में व्यवहार करते हैं। अब इसे देख लीजिएगा, जैसे कच्चा तेल का उत्पादन करती है, गैर विभेदीकृत उत्पाद है कुछ, ठीक है। अल्पाधिकार में प्रत्येक फर्म कच्चा तेल का उत्पादन करती है, तो प्रत्येक फर्म हो सकता है एग्जाम्पल के रूप में आ जाए, तो प्रत्येक फर्म का मांग वक्र बाजार की कीमत पर एक क्षैतिज रेखा होती है, किंतु तेल उत्पादक जो होता है वो फर्में ओपेक जैसा व्यापार संगुट बनाती हैं और वहां पर उत्पादक की मात्रा और कीमत निर्धारित करती हैं। और यहाँ पर जो कभी कीमत होती है वो नीचे भी गिरती है, कभी तेज भी होती है, नीचे की ओर गिरते हुए मांग वक्र का सामना करेगी। देख लीजिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। ओके, व्यापार संगुट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पर। चलिए अब ये ब्लॉक फिनिश्ड हुआ कि नहीं हुआ? मुझे लगता है अभी फिनिश्ड हुआ नहीं है, हो जाना चाहिए। यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, ये देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता द्वैधाधिकार के अंतर्गत उत्पादन की तुलना पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत है, तो इस तरह के क्वेश्चन को समझना और पढ़ना पड़ेगा। चलिए ओके, चलिए फिनिश्ड हो गया। अब हम ले लेते हैं ब्लॉक 2। ब्लॉक 2 में क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप सिर्फ क्वेश्चन बता देंगे, ठीक है ना, समझाने का इतना टाइम नहीं है, क्वेश्चन आपको बता देती हूँ। ओके राइट, तो आप देख लीजिएगा। चलिए अब इसमें क्या आप पढ़ेंगे, तो ब्लॉक 2 में आपको जो पढ़ना है वो है ओके साधन बाजार। ओके, चलिए ये थ्योरी वाले, अभी इसमें थ्योरी आपको पढ़नी पड़ेगी, है तो इसमें भी ऐसा नहीं है। साधन बाजार, साधन कीमत निर्धारण, तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकता है। सबसे पहले साधन बाजार का अर्थ देख लीजिए क्या है।
तो साधन बाजार ऐसे बाजार है जहां भूमि, श्रम तथा पूंजी जैसे उत्पत्ति के साधनों का क्रय विक्रय किया जाता है। ठीक है ना, किसका? भूमि का, श्रम का और पूंजी का। ये क्या है? उत्पत्ति के साधन है, तो इनका क्रय विक्रय किया जाता है। और उत्पत्ति के ये साधन उद्यमी के साथ, यानी जो उद्योग वाले होते हैं, फर्म वाले, अंतःक्रिया करके अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन करते हैं। राइट, ये हो गया साधन बाजार। समझ में आया? उत्पत्ति के साधनों के प्रमुख लक्षण क्या क्या हैं? उत्पत्ति के साधन या साधन के, सबसे पहले भूमि, जो बता चुके हैं, जो भौतिक होती है, दिखाई देती है। स्टॉक अवधारणा है, अर्थव्यवस्था में कुल भौतिक संसाधन भी शामिल होता है। भूमि ना हो तो क्या क्या ना हो आपको पता है। श्रम उत्पत्ति का अदृश्य साधन है, व्यक्ति करता है, श्रम लगाता है, श्रम दिखता नहीं है। तो श्रम सेवाएं श्रमिक में होती हैं, जो व्यक्ति काम करता है, अलग से उसको देखा नहीं जा सकता है। राइट, वो चाहे शारीरिक हो चाहे वो बौद्धिक श्रम, शारीरिक भी होता है, बौद्धिक भी श्रम होता है। इंजीनियर वाले जो लोग होते हैं, टेक्नीशियन होते हैं, वो तो शारीरिक श्रम नहीं करते हैं, लेकिन वो बौद्धिक श्रम करते हैं। मेंटल उनका दिमाग वहां यूज होता है। जो लेबर वगैरह होते हैं वो शारीरिक श्रम करते हैं। पूंजी, यह उत्पत्ति का दिखाई देने वाला साधन है। और सभी प्रकार की मशीनें, प्लांट, भवन, परिवहन साधन जिनका उपयोग उत्पादन हेतु किया जाता है, वो पूंजी कहलाती है। और उद्यम, ये देख लीजिएगा, ये लक्षण है। ठीक है, लक्षण एवं अर्थ यहाँ पर दिए हुए हैं। तो साधन के प्रमुख विशेषताएं दी हुई हैं। साधन के प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं? चलिए, अब हमने देख लिया। अब यहाँ पे देख लेते हैं वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन एवं आपूर्ति। इसको नहीं, साधन की मांग पूर्ति की अवधारणा, मांग एवं आपूर्ति की अवधारणा। अब ये देखिएगा, इसमें व्युत्पन्न मांग क्या कहलाती है, अलग से भी क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ सकता है। ठीक है, तो व्युत्पन्न मांग क्या कहलाती है, तो यहाँ पे देख लीजिए, इसे आप समझ लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन अभी इंपॉर्टेंट हम आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पर पारस्परिक मांग तो नहीं, व्युत्पन्न मांग देख लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये। ओके, चलिए, यहाँ पे भी यही काम है, वक्र का ही काम है। ओके ओके ओके, जैसे यहाँ पे दे दिया, क्या पूंजी की मांग व्युत्पन्न मांग है? पारस्परिक रूप से निर्भर मांग की अवधारणा को भी समझाइए। और वो व्युत्पन्न का मांग जब आप पढ़ेंगे ना, उसमें आपको ये मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन, साधन कीमत निर्धारण से आप क्या समझते हैं? बाजार, साधन बाजार क्या है? जस्ट अभी ऊपर पढ़ के आए, वही चीज है। ठीक है, सीमांत उत्पादकता सिद्धांत द्वारा साधन कीमत का निर्धारण कैसे किया जाता है? क्वेश्चन ऐसे क्रिएट करेगा कि सीमांत उत्पादकता सिद्धांत द्वारा साधन कीमत का निर्धारण कैसे किया जाता है, उदाहरण के द्वारा समझाइए। तो साधन के प्रतिफल का निर्धारण इस तरह से यहाँ पे लगान के माध्यम से किया जाता है। भूमि उत्पत्ति का एक ऐसा साधन है जिसकी आपूर्ति स्थिर होती है। तो देख लीजिएगा, सीमांत उत्पादकता सिद्धांत द्वारा साधन कीमत का निर्धारण, तो साधन कीमत के निर्धारण के रूप में लगान के द्वारा किया जाता है, मजदूरी के द्वारा किया जाता है, ब्याज के द्वारा किया जाता है। और ब्याज के यहाँ पे सिद्धांत दिए हुए हैं, देख लीजिएगा, हो सकता है अलग से एज ए टिप्पणी में उस तरह में ब्याज के सिद्धांत पूछ दे। उधार देय योग्य कोष सिद्धांत होता है, तरलता वरीयता सिद्धांत होता है, काल वरीयता उपागम होता है। फिर लाभ के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चौथा आ गया, लाभ के अंतर्गत भी चीजें दी हुई हैं और लाभ के सिद्धांत भी यहाँ पे दिए हुए हैं। देख लीजिएगा, लाभ के सिद्धांत भी यहाँ पे दिए हैं। अनिश्चितता और लाभ यहाँ पर है। लाभ एवं बाजार संरचना से क्या समझते हैं? ऐसे क्वेश्चन 20-20 से भी उठा के पूछे जाते हैं, 4-4, 5-5 नंबर के। फर्म के कीमत निर्धारण में साधन की कीमतों की क्या भूमिका है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्म के कीमत निर्धारण में साधन की कीमतों की क्या भूमिका है? देखिएगा, इसे आप समझाएंगे नहीं, क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट बता दे रहे हैं। हाँ, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके उसे आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ओके, चलिए, अब ये फिनिश्ड हो गया, बस इतने क्वेश्चन था। नेक्स्ट है श्रम बाजार। श्रम बाजार से भी क्वेश्चन 100% पूछा ही जाएगा। तो श्रम बाजार का अर्थ क्या है ये देख लीजिए, यानी कि श्रम बाजार, श्रम को कहाँ जनरली कहाँ मांग होती है? बाजार में तो श्रम की मांग होती है ना। अब श्रम बाजार में श्रम की मांग करने वाले, आपूर्ति करने वाले कौन है? मांग कौन करता है? फर्म करती है, उद्योग में होता है, अन्य जो सेवा योजक, जहां काम वगैरह से की फैक्ट्रियां बन रही हैं, घर वगैरह बन रहे हैं, वहां पर वस्तुएं सेवाओं का उत्पादन करने के लिए श्रम की मांग करते हैं। तो परिवार श्रम की आपूर्ति करते हैं और इसके बदले मजदूरी पाते हैं। श्रम बाजार का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्रियों एवं समष्टि अर्थशास्त्रियों दोनों के द्वारा मांग एवं आपूर्ति जैसे के संकल्पनाओं के माध्यम से किया जाता है। तो श्रम बाजार एक ऐसा बाजार है जहां श्रमिक श्रम की आपूर्ति करते हैं
तथा सेवा योजकों द्वारा श्रम की मांग की जाती है। यानी श्रम वो देते हैं और सेवा योजकों द्वारा श्रम को मांगा जाता है। तो अर्थव्यवस्था का एक बड़ा संगठक पूंजी, वस्तुओं और सेवाओं के बाजारों से जुड़ा हुआ है। तो देख लीजिएगा, ये श्रम बाजार का अर्थ हो गया। अब यहाँ पे श्रम बाजार की संरचना क्या है? श्रम बाजार में विभिन्न प्रकार के बाजारों की संरचना क्या है? तो पूर्ण प्रतियोगी बाजार, अपूर्ण प्रतियोगी वाला बाजार, श्रम बाजार। अब यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये यहाँ पे हो गया। तो वस्तु बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता क्या है और वहां पे श्रम की मांग कैसे की जाती है, इसे देख लीजिएगा। राइट, ओके, चलिए। श्रम मांग को प्रभावित करने वाले कारक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। श्रम बाजार से क्या समझते हैं? श्रम मांग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? देखिए यहाँ पे मांग को प्रभावित करने वाले दो ही कारक हैं, कंपनी के उत्पाद की कीमत में वृद्धि और कंपनी के कामगारों की श्रम उत्पादकता में वृद्धि। जो दो ही चीजें हैं जो श्रम की मांग को प्रभावित करते हैं और ये इसके कारक है। ठीक है, चलिए। श्रम की आपूर्ति क्या है? श्रम मांग एवं श्रम आपूर्ति से आप क्या समझते हैं? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। श्रम मांग और श्रम आपूर्ति से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो श्रम आपूर्ति, देखिए आपूर्ति का मतलब क्या होता है? सप्लाई करना। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि श्रम की आपूर्ति समझने के लिए चुनाव के उससे यहाँ पे समझाया गया, कितने श्रमिक काम करने के लिए तैयार होंगे और उनके द्वारा उपयोग एवं आराम करने के बीच चुनाव करने पर निर्भर करता है। आराम करने का अर्थ है श्रमिक को काम, रोजगार मिलने पर भी काम ना करना। और जब कोई श्रमिक आराम का परित्याग करके काम करता है तो उसे अतिरिक्त आय प्राप्त होती है। तो आराम का अर्थ क्या है? श्रमिक को काम यानी रोजगार मिलने पर भी काम ना करना, मतलब काम मिल रहा है और बीच में वो आराम कर रहा है, मतलब कुछ टाइम निकाल करके रेस्ट कर रहा है। लेकिन जब कोई श्रमिक आराम नहीं करता है, तो काम तो मिला है लेकिन वो आराम अब नहीं करना चाह रहा है, वो तब भी काम कर रहा है, और जब वो उस आराम के टाइम में भी काम कर रहा है तो जिसे बोनस कहते हैं, वो अतिरिक्त आय यानी बोनस प्राप्त होता है और इससे अपने उपभोग स्तर को बढ़ाता है। तो दूसरी ओर अपने उपभोग में कमी लाकर श्रमिक कम काम करके अधिक समय तक आराम कर सकता है। तो जस्ट अपोजिट हुआ, आराम न करके काम करके वो पैसा कमा रहा, अतिरिक्त आय कमा रहा है, तो उपभोग स्तर को बढ़ा रहा है। और दूसरी बात, यदि उपभोग स्तर में कमी ला करके क्या कर रहा है? श्रम काम कम कर रहा है और वो आराम ज्यादा कर रहा है। तो श्रम की आपूर्ति, तो श्रम की आपूर्ति कारागारों कामगारों और संभाव्य कामगारों द्वारा होती है। मजदूरी की हुई दर पर श्रम के संभाव्य आपूर्तिकर्ताओं को तय करना पड़ता है कि उन्हें कोई काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मजदूरी के विभिन्न दरों पर काम करने के लिए तैयार कुल कामगारों की संख्या की आपूर्ति है। देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे श्रम आपूर्ति, श्रम की मांग और श्रम आपूर्ति जरूर पूछेगा। ठीक है, ओके, एक साथ में। अब यही है, श्रम आपूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो वास्तविक मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार श्रमिकों की संख्या को प्रभावित करने वाले किसी भी कारक से श्रम की पूर्ति वक्र दाईं ओर चली जाती है। तो इसे छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पे कारक क्या है? श्रम की आपूर्ति को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक काम करने लायक आयु वर्ग वाली जनसंख्या का आकार है, जो घरेलू जन्म दर, प्रवास एवं अप्रवास दरों पर श्रम बल में शामिल होते हैं। तो इसे छोड़ दीजिए आप। चलिए, अब इसे छोड़ देते हैं। अब क्या यहाँ पे लेते हैं? यहाँ पे भी छोड़ देते हैं। यहाँ पे मजदूरी दरों में भिन्नता क्यों? हाँ, एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, 100% पूछ सकता है कि मजदूरी दरों में भिन्नता क्यों है। शायद वो क्वेश्चन नीचे दिया भी हो। तो यहाँ पे ये देखिए न्यूनतम नहीं, कुछ एक क्वेश्चन, हाँ, विभिन्न प्रकार के पेशों में मजदूरी दरों में भिन्नताएं क्यों पाई जाती है, कारण सहित व्याख्या कीजिए। और एक विद्यालय शिक्षक की तुलना में प्रोफेसर को ऊंचा वेतन क्यों दिया जाता है? भले वो प्रोफेसर वाला क्वेश्चन न पूछे तो मजदूरी दरों की भिन्नता देख लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। मैं समझाऊंगी नहीं, मैंने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता दिया। तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लीजिए और इसे देख लीजिए। ठीक है, ओके, राइट। चलिए, जैसे यहाँ पे भिन्नता जो है वो कारक दिए हैं, भिन्नताओं को, मजदूरी दरों में भिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक, मजदूरी भिन्नताओं की क्षतिपूर्ति, मानव पूंजी निवेश में अंतर, योग्यता में अंतर होता है। ठीक है, राइट। तो ये योग्यता में अंतर ही जो है प्रोफेसर और शिक्षक वाला जो है यहाँ पे जो आ जाएगा ना, ये योग्यता में अंतर के अंतर्गत ही हुआ आएगा। तो एज एग्जाम्पल के माध्यम से समझाइए। चलिए, ये भी हो गया। भूमि बाजार, भूमि बाजार में क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है? भू उपयोग के प्रतिफल के रूप में लगान, तो मुझे नहीं लगता है। ओके, भूमि पर कर के प्रभाव। ओके, हाँ, हेनरी जॉर्ज का एकल कर
आरोपण पर आधारित है ये परिणाम। तो यहाँ पर हेनरी जॉर्ज के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा, हो सकता है आगे कहीं यही भूमि पर कर के प्रभाव के बारे में यहाँ पे कहीं आपको मिल जाए। मुझे ऐसा लग रहा है शायद मैंने टिक किया तो हेनरी जॉर्ज का कोई क्वेश्चन यहाँ पे जरूर पूछेगा। ओके, अच्छा हाँ, हेनरी जॉर्ज और जो अर्थशास्त्री फ्रैंक रामसे हैं, इनके बारे में थोड़ा सा तुलना आपसे पूछेगा, क्योंकि हेनरी जॉर्ज के एकल कर का आरोपण जो है हेनरी जॉर्ज ने विकसित किया था, और इसके बाद इनका प्रयोग ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉर्ज रामसे द्वारा किया गया, सिद्धांत विकसित करने के लिए किया गया। तो यहाँ पे तर्क देगा आपसे जॉर्ज का और फ्रैंक रामसे का पूछेगा, तो देख लीजिएगा यहाँ पे तर्क। ठीक है, ओके। चलिए, लगान के सिद्धांत, रिकार्डो के लगान सिद्धांत आप चाहो तो देख सकते हो, यहाँ पे जो सिद्धांत इंपॉर्टेंट होंगे। हाँ, मार्शल का लगान सिद्धांत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 10 और 20 नंबर आपको लेना है, हो सकता है 20 नंबर या 10 नंबर के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, मार्शल का लगान सिद्धांत क्या कहलाता है। और ये शायद मैंने BECC 133 में बताया भी है, ये उसमें भी है मार्शल का लगान सिद्धांत। तो इसे देख लीजिएगा, जिसे आभासी लगान भी कहा जाता है। तो आभासी लगान क्या है? एकाएक वृद्धि होना, आय में अचानक वृद्धि को हो जाना, या आभासी लगान कहते हैं। तो मार्शल का लगान सिद्धांत देखिएगा, आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आभासी लगान एवं लगान के बीच क्या अंतर है ये देख लीजिएगा, इसमें 2 क्वेश्चन यहाँ पर आ गए ना। चलिए, लगान का आधुनिक सिद्धांत क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लगान का आधुनिक सिद्धांत मार्शल के लगान सिद्धांत का एक सुधार है, और यह सिद्धांत लगान निर्धारण की प्रक्रिया के रूप से थोड़ा सा भिन्न प्रकार है। तो देख लीजिएगा, मार्शल का लगान और आधुनिक लगान, इन दोनों में आपसे डिफरेंसेस पूछ सकता है। ये पूछ सकता है या तो अंतर पूछेगा, या पूछ सकता है कि मार्शल के लगान और आधुनिक लगान में क्या अंतर है, सिद्ध कीजिए कि मार्शल के लगान से आधुनिक लगान किस तरह से बेहतर है। ठीक है ना, आलोचनात्मक व्याख्या करने के लिए पूछ सकता है, यही होता है आलोचनात्मक व्याख्या। तो प्लीज इसे आप देख लीजिएगा। ठीक है, ओके। चलिए, ये देखिए, लगान का आधुनिक सिद्धांत किस प्रकार मार्शल के लगान सिद्धांत के ऊपर सुधार है, ये इस तरह के क्वेश्चंस कुछ पूछे जाते हैं। चलिए, ये भी शायद फिनिश्ड हो गया, अभी 1 बचा हुआ, नहीं फिनिश्ड हो गया है। आप थर्ड ब्लॉक ले लेते हैं, और इसमें क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि अब सिर्फ क्वेश्चन ही बताएंगे, टाइम भी ज्यादा हो गया है, 6:30 हो गए हैं। चलिए, कोई बात नहीं, आपको बनना चाहिए, आपकी समझ में चीजें आनी चाहिए, पढ़ना है आपको, मुझे पढ़ाना है। चलिए, अब यहाँ पर देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट और हो सकता है। आर्थिक क्षेम, बाजार की विफलता एवं राज्य की भूमिका। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या बन जाता है? आर्थिक क्षेम पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत आवंटनात्मक क्षमता क्या कहलाती है? ठीक है, ओके। दक्षता क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी परिभाषा अवधारणा भी पूछ सकता है, दक्षता का। और पेरेटो द्वारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो देखिएगा, पेरेटो दक्ष आवंटन भी इसको बोला जाता है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि वेरी इंपॉर्टेंट है। संसाधनों का कोई भी आवंटन, आवंटन का मतलब बांटना होता है ना, तो संसाधनों का कोई भी आवंटन पेरेटो दक्ष है यदि यह किसी एक व्यक्ति को खराब स्थिति में लाए बिना किसी दूसरे व्यक्ति को बेहतर स्थिति में ला पाना संभव नहीं हो। ओके, तो ये संसाधनों का कोई भी, अगर संसाधनों को बांटा जाता है तो यदि ये किसी एक व्यक्ति को खराब स्थिति में न लाए और दूसरे मतलब न लाए बिना दूसरे व्यक्ति को बेहतर स्थिति में ला पाना संभव नहीं हो, ये पेरेटो दक्ष आवंटन कहलाता है। तो संसाधनों के आवंटन की दक्षता को प्राप्त करने के लिए उत्पादन में दक्षता को प्राप्त करना आवश्यक होता है। किसमें? उत्पादन में। और जो संसाधनों के तकनीकी दक्ष आवंटन से ही संभव है, जिसे तकनीकी दक्षता फार्मों के बीच संसाधनों के दक्ष आवंटन से प्राप्त किया जाता है। इसे पेरेटो अनुकूलन सुनिश्चित करने के लिए उत्पादन में दक्षता को व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के साथ संबंधित किए जाने की आवश्यकता होती है। तो पेरेटो दक्ष आवंटन क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके। इसी के अंतर्गत अब आ जाएगा उत्पादन दक्षता। अब अवधारणा अगर पूछता है दक्षता की परिभाषा एवं अवधारणा को समझाइए या पेरेटो दक्ष आवंटन से क्या समझते हैं, तो फिर आपको यही चीजें लिखनी है। अवधारणा में दिया उत्पादन दक्षता इसके अंतर्गत आ जाएगी, देख लीजिएगा। फिर दूसरा तकनीकी दक्षता आ जाएगी, हो सकता है इनसे अलग भी क्वेश्चन पूछ दे। फर्मों के बीच संसाधनों का दक्षतापूर्ण आवंटन इसके अंतर्गत आ जाएगा। और फिर आ जाएगा आपका उत्पादन मिश्रण में दक्षता। ये दक्षता का अवधारणा और पेरेटो का जो दक्षता आवंटन है वो है। ठीक है ना, ओके। उत्पादन संभावना सीमा क्या है?
रूपांतरण की सीमांत दर क्या है? ये जब आप उत्पादन संभावना भी पढ़ोगे ना, उदाहरण वाला जस्ट अभी ऊपर, उसमें से कि दक्षता से अधिक पूछ लिया, तो उसमें आपको ये मिल जाएगा रूपांतरण वाला। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म की दक्षता, छोड़ देते हैं इसे, कितना पढ़िएगा। अब इसमें जनरली क्या है ना कि एक्चुअली सब वो वक्र वाले हैं ना, प्रतियोगी मान्यताओं से अलग हटना। ओके, चलिए ये हो गया, फिनिश्ड हो गया। अब बाजार तंत्र की दक्षता, बाजार की विफलता एवं राज्य की भूमिका। तो इसमें से क्या क्वेश्चन बन सकता है? पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यताओं से हटना। ओके, अपूर्ण बाजार क्या है? जब किसी बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यताएं लागू नहीं हो पाती हैं तो अपूर्ण बाजार होता है। और ये पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यताओं से हटना का मतलब क्या होता है, ये देख लीजिएगा। विशेष रूप से विभिन्न उपयोगों के बीच तथा विभिन्न फर्मों के बीच संसाधनों के आवंटन में उत्पादन की दक्षता, तकनीकी दक्षता और आवंटनात्मक दक्षता, उत्पादन मिश्रण से संबंधित निर्णय में दक्षता की अवधारणा को समझा। और यहाँ दक्षता से आशय पेरेटो दक्षता से, वही मैं बोल रही, दक्षता पेरेटो दक्षता एक है। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। अपूर्ण बाजार क्या है देख लीजिएगा। ठीक है, इसकी बाधाएं छोड़ दीजिए। सार्वजनिक वस्तुएं, सार्वजनिक वस्तुएं क्या है आपको पता है? सरकार के द्वारा उत्पादित ऐसी वस्तु जो लोगों के लिए, और सरकार लोगों के लिए वस्तुओं का उत्पादन करती है, अब बहुत कम रेट में देती है, ये सार्वजनिक वस्तुएं कहलाती हैं। निजी फर्म इन्हें उत्पादित करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखती क्योंकि इनसे पैसे उनको नहीं मिलेंगे, यानी लाभ उनका नहीं होगा। सरकार लोगों के कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए इन वस्तुओं को उत्पादित करती है और कीमत भी बहुत कम रखती है, तो सार्वजनिक वस्तुएं कहलाती हैं। देख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, जैसे रक्षा सेवाओं पर किया जाने वाला व्यय है, शिक्षा पर किया जाने वाला व्यय है, किसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर कार या बस चलाने वालों को टोल चुकाना पड़ता है लेकिन पैदल चलने वालों को उस पर चलने से रोका नहीं जा सकता है, पूरे समाज की सुरक्षा होती है जिससे, तो ऐसी सेवा और वस्तुओं को सार्वजनिक वस्तुएं कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अदक्षता या बाजार की विफलता का दूसरा बड़ा स्रोत वे वस्तुएं जिनका उत्पादन करना निजी विक्रेताओं और फर्मों के व्यवसायिक हित में नहीं होता है, और ऐसी वस्तुएं समाज के लिए हितकर होती हैं जिससे समाज का कल्याण होता है, लेकिन निजी फर्म इन्हें उत्पादित करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रखती है। तो सार्वजनिक वस्तुओं का उपयोग केवल उन्हीं उपभोक्ताओं तक सीमित नहीं रखा जा सकता जो इनके उपयोग के लिए कोई मूल्य शुल्क यानी पैसा चुकाते हैं। ठीक है ना, तो सार्वजनिक वस्तुओं के दो प्रमुख अभिलक्षण होते हैं, इनका उपभोग गैर अपवर्जनीय एवं गैर प्रतिद्वंदतापूर्ण होता है, दो लक्षण इसके हैं। और बाजार उत्पादकों के लिए इन वस्तुओं एवं सेवाओं को निजी उपभोक्ताओं को बेच पाना संभव नहीं हो पाता है। तो गैर अपवर्जनीयता क्या है और गैर प्रतिद्वंदिता क्या है, ये देख लीजिएगा। ये दो लक्षण है, पूछ देगा सार्वजनिक वस्तुओं से क्या समझते हैं और इसकी लक्षण विशेषताएं लिखिए, तो ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ओके, चलिए। जैसे गैर अपवर्जीय गैर प्रतिद्वंदी वस्तुएं में वे वस्तुएं जो विशुद्ध सार्वजनिक या विशुद्ध निजी वस्तुएं हैं, और इनसे ऐसी वस्तुएं हैं जो अशुद्ध गैर अपवर्जीय गैर प्रतिद्वंदी कहलाती है, यानी अर्ध सार्वजनिक वस्तुएं कहलाती हैं। तो आप देख लीजिए, ऐसी वस्तुएं सेवाओं के उपयोग से उन लोगों को वंचित नहीं किया जा सकता है जिनके लिए भुगतान नहीं करते हैं। देश की सीमा पर रक्षा करने के लिए देशवासियों की सुरक्षा करना, इसी तरह से इसको देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। सार्वजनिक तो वेरी इंपॉर्टेंट है ना। सीमांत सामाजिक लागतों एवं सीमांत निजी लागतों तथा निजी लाभों में विचलन देख लीजिएगा। एक्चुअली क्या है, सीमांत सामाजिक लागतों, सीमांत निजी लागतों तथा निजी लाभों में विचलन कैसे होता है। अब ये भी वही है, छोड़ दीजिए, ये भी वक्र वाला ही है, तो इसको भी छोड़ दीजिए, छोड़िए इसे। बाह्यताओं का आंतरिकरण कैसे होता है, आंतरिकरण बाह्यताओं का, तो इसे देख लीजिएगा। चाहे जो भी हो, अंततः ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिसकी समाज के कुछ लोगों को बाह्य लाभ होगा
और तो कुछ लोगों को बाह्य लागतें भी वहन करनी पड़ सकती हैं। ये बाह्यताओं का यानी बाहरी लोगों का आंतरिकरण कहलाता है। तो देख लीजिएगा, सार्वजनिक हस्तक्षेप की आवश्यकता सबसे पहले आ जाती है इसमें, यानी बाह्यताओं की मौजूदगी राज्य के हस्तक्षेप को अपरिहार्य बना देती है। तो सार्वजनिक हस्तक्षेप की आवश्यकता, कर एवं सहाय, ये इसी के अंतर्गत, क्योंकि राज्य के अंतर्गत आप पढ़ रहे हो ना, इसलिए यहाँ पर निजी स्तर पर नीचे छोड़ दीजिए। ओके, चलिए और देख लेते हैं। नहीं, ओके, इसमें और चलिए, तो अब यहाँ पे फिनिश्ड हो गया है। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये भी शायद ब्लॉक आपका फिनिश्ड हो गई, यूनिट फिनिश्ड हो गई है। अब ले लेते हैं 4 जल्दी से। अंतरराष्ट्रीय व्यापार। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अब क्या है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत, तो सिद्धांत में क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। वाणिज्यवाद का सिद्धांत देख लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। वाणिज्यवाद का सिद्धांत क्या, घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अंतर कीजिए। बहुत आसान है, इसको समझाने की और बताने की मुझे जरूरत नहीं है कि घरेलू और अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार है वो क्या होता है। ठीक है, ओके, पहला क्वेश्चन यहाँ पे ले लीजिए एक, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में निरपेक्ष लाभ सिद्धांत क्या है। निरपेक्ष लाभ सिद्धांत, इसे देख लीजिएगा, 2 क्वेश्चन यहाँ पर हो गए। तुलनात्मक लाभ सिद्धांत, हो सकता है आपसे पूछ दे निरपेक्ष लाभ सिद्धांत और तुलनात्मक लाभ सिद्धांत में क्या अंतर है, कि या किस तरह से एक दूसरे से संबंधित है। अगर संबंधित है तो ये पढ़ना पड़ेगा। तो तुलनात्मक और निरपेक्ष दोनों को देख लीजिएगा, एक साथ में पूछ सकता है। ठीक है, ओके, ये रिकार्डो का सिद्धांत है जो शायद हम आगे भी पढ़ के आ चुके हैं, तो इसे तैयार कर लीजिएगा। निरपेक्ष लाभ सिद्धांत एवं तुलनात्मक लाभ सिद्धांत के प्रमुख तथ्यों की व्याख्या, मैंने कहा ना ये क्वेश्चन। और यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार के एडम स्मिथ, नहीं 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 नहीं, चलिए हेक्सर ओहलिन सिद्धांत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हेक्सर ओहलिन सिद्धांत, ये देख लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 10 या 20 नंबर का एक क्वेश्चन आपका होगा, मुझे लगता है कि 20 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है हेक्सर ओहलिन सिद्धांत से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है, ओके, चलिए तो इसे देख लीजिएगा। अब इसमें कितने होंगे, 3 क्वेश्चन, घरेलू अंतरराष्ट्रीय और निरपेक्ष तुलनात्मक सिद्धांत और हेक्सर ओहलिन सिद्धांत, 3 अपने इसमें से ले लिए। विश्व व्यापार संगठन एवं भारत की नीति क्या है, तो इसमें देख लेते हैं। विश्व व्यापार संगठन का उद्भव कैसे हुआ, थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, ओके, और 3 निकायों की स्थापना इसमें की गई थी, सम्मेलन जो किया गया था। तो उद्भव थोड़ा सा देख लीजिएगा, आपसे पूछ सकता है उद्भव के बारे में। ओके, राइट। विश्व व्यापार संगठन क्या है, उसके उद्देश्य, या विश्व व्यापार संगठन के उद्भव को लिखते हुए उसके उद्देश्य बताइए। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना क्यों की गई है, उसके उद्देश्य लिखिए। तो जब आप उद्भव देखेंगे ना किस तरह से हुआ, तो स्थापना क्यों की गई आपको मिल जाएंगे। और जनरली किसी चीज की स्थापना क्यों की जाती है, उद्देश्य में ही पता चल जाता है। तो ये यहाँ पे उद्देश्य दिए हुए हैं। उद्देश्य का मतलब ही होता है स्थापना क्यों की गई, क्यों किसी को बनाया गया, है ना। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में रखूंगी। चलिए उद्भव और उद्देश्य देख लीजिएगा। ढांचा मैं नहीं कहूंगी यहाँ पे देखने के लिए। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, 2 क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए, एक क्वेश्चन आपका हो गया इसमें। ठीक है, राइट, ओके, चलिए व्यापार समझौता चाहो तो आप देख लो, मैं व्यापार समझौते को नहीं बोलूंगी देखने के लिए, आप चाहो तो देख सकते हो। कृषि पर समझौता किया गया था, तो आप ये कृषि देख लो। कृषि मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप अर्थशास्त्र पढ़ रहे हो। व्यापार समझौते के अंतर्गत कृषि समझौता से क्या समझते हैं बताइए, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। कृषि पर समझौता विश्व व्यापार संगठन का एक प्रमुख समझौता है। आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, कृषि समझौता। ठीक है, ओके, चलिए अब यहाँ पर और क्या है, अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ और है।